Welcome to the channel, guys. So today we are covering from the perspective of exam point of view about our the Hindu editorial 27th April 2026. So starting with our first editorial, which is Trump hubris and the cost to the world order. यह आर्टिकल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात पर एक गहरा एनालिसिस है। आर्टिकल की शुरुआत हुबरी शब्द से होती है, जिसका मतलब है ज़्यादा घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस जो तबाही का कारण बनता है। राइटर का कहना है कि 47 प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप का रवैया कुछ ऐसा ही है। इसको समझते हैं कि वेस्ट एशिया में नो विन सिचुएशन, आधा अधूरा सच। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को पूरी तरह हरा दिया है, लेकिन सच ये है कि ईरान चोटिल ज़रूर है पर ख़त्म नहीं हुआ। सेकेंड इज़ इसराइल की चिंता। इसराइल इस सीज़ फायर से खुश नहीं है क्योंकि ईरान की मिलिट्री पावर अभी भी बरकरार है। इसराइल को डर है कि इस नाकाम शांति में वो सिर्फ एक हेल्पर बनकर रह गया। एंड यूएस की घटती साख। अरब देशों के लिए अमेरिका जो सुरक्षा की गारंटी हुआ करता था, अब उस पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ पाकिस्तान का नया रोल। इंडिया के लिए चिंता। इस रिपोर्ट का सबसे हैरतजनक पहलू पाकिस्तान का बढ़ता कदम है। इंडिस्पेंसेबल ब्रोकर। ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ज़रूरी मिडिल मैन माना है। पाकिस्तान ने ही ईरान और यूएस के बीच सुलह की कोशिशों को मॉडरेट किया। आसिम मुनीर और ट्रंप। पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच एक खास दोस्ती दिख रही है, जो पुराने रिश्तों से अलग और ज़्यादा गहरी है। एंड देन इंडिया के लिए सीख। इंडिया के लिए ये थोड़ा परेशान करने वाली है, लेकिन परेशान करने वाले की शांति के लिए दुनिया इंडिया की जगह पाकिस्तान की तरफ देख रही है। राइटर की सलाह है कि इंडिया को इस वक्त सब्र से काम लेना चाहिए और पाकिस्तान की भूमिका को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। देन पॉइंट नंबर 3, विच इज़ मॉडर्न वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। नई स्ट्रेटजी। इस जंग ने सिखाया कि कैसे छोटी आर्मी सस्ते और असरदार हथियारों से बड़ी पावर्स को परेशान कर रही हैं। ऑयल ब्लॉकेड। अब पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आ टिका है। ट्रंप वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगाकर ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अनिश्चित भविष्य। ट्रंप का मूड कब बदल जाए किसी को नहीं पता। उनका कहना है कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये सीज़ फायर सिर्फ टेम्परेरी हो सकता है। तो द शॉर्ट समरी इज़ कि आर्टिकल कहता है कि ट्रंप अपने ईगो में विक्ट्री के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। पाकिस्तान का पीस मेकर बनकर उभरना इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिकली मुश्किल घड़ी है, जहां इंडिया को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। With this, we have completed this article. Now coming to next article, which is summer as a source of income shocks for gig workers. इंडिया में गर्मी अब हर साल का एक परमानेंट हिस्सा बन गई है, लेकिन इस बार सवाल ये नहीं कि गर्मी कितनी होगी, बल्कि ये है कि क्या हम इसका इकोनॉमिक नुकसान के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा खतरे में हमारे गिग वर्कर्स और डिलीवरी वर्कर्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि कमाई पर सीधा असर। नो वर्क फ्रॉम होम। गिग वर्कर्स के लिए घर से काम या पेड लीव का ऑप्शन नहीं होता। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इनकम वर्सेस हेल्थ। तेज़ धूप में काम करने से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो ब्रेक लेते हैं तो उनकी कमाई कम हो जाती है। उन्हें अपनी सेहत और पैसे में से एक को चुनना पड़ता है। डेटा। 2021 में इंडिया में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जो 2030 तक 23 मिलियन हो सकते हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स गर्मी की मार झेल रही है। देन पॉइंट नंबर 2, पॉलिसी में कमी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं, इंडिया के हीट एक्शंस प्लान गर्मी को सिर्फ एक बीमारी की तरह देखते हैं। एडवाइजरीज कहती है कि घर के अंदर रहो, लेकिन डिलीवरी वर्कर्स के लिए नामुमकिन है। देन सेकेंड थिंग इज़ जिम्मेदारी की कमी। हेल्थ डिपार्टमेंट बीमारी देखता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी देखता है, और लेबर डिपार्टमेंट गिग वर्कर के स्टेटस को लेकर कंफ्यूज है। इस वजह से इन वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही। देन पॉइंट नंबर 3 इज़ क्या सुधार होना चाहिए। आर्टिकल में कुछ ज़रूरी सुझाव दिए गए हैं, जैसे लेबर इशू। गर्मी को सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि काम और प्रोडक्टिविटी से जोड़कर देखना चाहिए। पीक आवर्स में रेस्ट मिलना चाहिए। देन ड्रिंकिंग वाटर एंड शेड। शहरों में जगह जगह पीने का पानी और छांव होनी चाहिए जहां वर्कर्स थोड़ा आराम कर सकें। देन प्लेटफॉर्म कंपनीज, जोमेटो, स्विगी और ऊबर जैसे ऐप्स को पीक हीट के वक्त डिलीवरी का प्रेशर कम करना चाहिए और इंसेंटिव स्ट्रक्चर में बदलाव लाना चाहिए।
देन वुमन वर्कर्स, महिला गिग वर्कर पर डबल बोझ होता है, घर का काम और बाहर की गर्मी, उनके लिए अलग से सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स होना चाहिए। देन कमिंग टू कंक्लूजन विच इज़ इंडिया के शहर अब इन डिलीवरी वर्कर्स पर डिपेंड हैं। अगर हम गर्मी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन 23 मिलियन वर्कर्स को नहीं भूलना चाहिए। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ कूलिंग सेंटर्स खोलना नहीं, बल्कि ये इंश्योर करना है कि ये वर्कर्स बिना अपनी जान जोखिम में डाले इज्जत से कमा सकें। विद दिस वी हैव कवर्ड आवर दिस आर्टिकल 2. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल which is turning point. The US is slicing away at India's ability to pursue an independent foreign policy. यूएस ने ईरान के चाबार पोर्ट पर दी गई सैंक्शंस की छूट को संडे 26 अप्रैल को ख़त्म होने दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। इन्वेस्टमेंट दाव पर, अभी हमने ये कवर किया है। नाउ इन्वेस्टमेंट दाव पर समझते हैं कि इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $620 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब इंडिया के पास दो रास्ते हैं, या तो वो सैंक्शंस को स्वीकार करके इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे, या फिर काम जारी रखे और अमेरिका की सख्त नाराज़गी झेले। हिस्ट्री समझते हैं आइए। इस पोर्ट की कहानी डिकेड पुरानी है। 2003 में वाजपेयी सरकार ने MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने हमेशा प्रेशर बनाए रखा और काम रुकता गया। मोदी सरकार की कोशिश समझते हैं। 2015 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था ताकि पाकिस्तान के रास्ते के बिना सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जा सके। एंड व्हाट अबाउट ट्रम्प मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी? छूट ख़त्म। ट्रम्प ने चाबहार को थोड़ी राहत दी थी ताकि इंडिया वहां से अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयाँ भेज सके, लेकिन अब वो कार्व आउट ख़त्म कर दी गई है और इंडिया को अपना काम समेटने को कहा गया है। एंड व्हाट अबाउट इंडिया का मौजूदा कदम? नवंबर 2025 से ही इंडिया ने वहां से अपने लोग बुलाना शुरू कर दिए हैं और अपना $120 मिलियन का कमिटमेंट पूरा भी कर दिया है। अब इंडिया सोच रहा है कि अपने स्टेट किसी ईरानी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दे अपना स्टेक। नाउ इंडिया के लिए ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो आर्टिकल के मुताबिक ये सिर्फ एक पोर्ट का मामला नहीं, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी का सवाल है। सोवरेन ऑटोनॉमी। अमेरिका बार बार इंडिया पर दबाव डालता रहा है कि वो ईरान, रशिया, वेनेजुएला से तेल ना खरीदे। देन सेकेंड इज़ ग्लोबल इमेज। अगर इंडिया चाबहार छोड़ देता है तो इससे उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठेंगे। एंड 3 इज़ कनेक्टिविटी। इससे इंडिया का ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का सपना टूट सकता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है गाइस कि वेस्ट एशिया की जंग ने हालत और बिगाड़ दी है। चाबहार से पीछे हटना फ़िलहाल शायद समझदारी लगे, लेकिन ये इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस आर्टिकल 2. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टफ कॉल. इंडिया नीड्स टू डेवलप रैपिड वेनम डिटेक्शन डायग्नोस्टिक. केरला में हाल ही में सांप के काटने से होने वाली मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। एंटी स्नेक वेनम ASV होने के बावजूद कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे पहला गर्मी और स्नेक्स का बिहेवियर। सांप एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब कि उनका शरीर बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। इस बार ज़्यादा गर्मी की वजह से सांप ठंडी और नम जगहों जैसे घरों, लकड़ी के ढेरों या नारियल के छिलकों में छुप रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न। अप्रैल मई इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, जिस वजह से ये ज़्यादा घूमते हैं और ख़तरा महसूस होने पर तुरंत हमला करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ डायग्नोसिस में सिस्टमिक फ्लॉ, सिंड्रोमिक अप्रोच। इंडिया में खून में जहर चेक करने की कोई कमर्शियल किट नहीं है। डॉक्टर्स को सिर्फ सिम्टम्स देखकर फैसला लेना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ ICMR का कहना है कि जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक जहर शरीर के टिश्यूज़ को परमानेंट नुकसान पहुंचा चुका होता है। नाउ यहाँ पर व्हाट अबाउट ASV का रिस्क? हर बाइट में जहर नहीं होता। 70% सांप जहरीले नहीं होते और कुछ ड्राई बाइट्स होते हैं। बिना सोचे समझे ASV देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, मतलब कि जानलेवा एलर्जी हो सकती है। देन द पॉइंट नंबर 3 इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सिर्फ ASV होना काफ़ी नहीं है। केरला में कुछ जगहों पर इन चीज़ों की कमी है, जैसे ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज, डॉक्टर्स और स्टाफ को एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन मैनेज करने की ट्रेनिंग की कमी, एंड देन मॉनिटरिंग के लिए लैब सपोर्ट की लिमिट।
केरला के बिग फोर जहरीले सांप, जैसे केरला में इस समय 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं: कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टेकल्ड कोबरा। अब आइए समझते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं। जैसे सर्प प्रोग्राम, केरला सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। सर्प ऐप, सांपों को रेस्क्यू करने के लिए प्रोफेशनल्स को लाया गया है। अवेयरनेस, स्कूल और वार्ड लेवल पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एंड थर्ड इज़ नोटिफाइबल डिसीज़, स्नेक बाइट को अब एक नोटिफाइड बीमारी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि क्या करने की ज़रूरत है। आर्टिकल का कहना है कि केरला प्रिवेंशन में तो अच्छा है, लेकिन क्योर को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, ऐसी किट्स बनानी चाहिए जो तुरंत बता सकें कि जहर है या नहीं। एंड सेकेंड इज़ हॉस्पिटल कैपेसिटी, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही डॉक्टर्स को सही फैसला लेने के लिए बेहतर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मिलने चाहिए। विद दिस वी हैव कवर्ड दिस आर्टिकल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन हायर एजुकेशन। हर साल एडमिशन के वक्त कॉलेजेस बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास सही डिसीजन लेने के लिए पूरी और सच्ची जानकारी नहीं होती। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कॉलेजेस वर्सेस स्टूडेंट्स, कॉलेजेस को अपनी असलियत जैसे फैकल्टी, टीचिंग क्वालिटी, प्लेसमेंट्स पता होती है, लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ ग्लॉसी ब्रोशर्स और एड्स पर भरोसा करते हैं। मार्केट फॉर लेमन्स, इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब सही जानकारी नहीं होती तो ख़राब क्वालिटी वाले कॉलेजेस भी मार्केटिंग के दम पर खुद को टॉप टियर दिखा ले जाते हैं। इससे अच्छे कॉलेजेस और ख़राब कॉलेजेस में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट विच इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर सही डेटा की कमी, एड्स वर्सेस रियलिटी। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है, पर वो अक्सर सेल्फ रिपोर्टेड और प्रमोशनल होती है। विजिबल सिग्नल, स्टूडेंट्स अक्सर बड़ी बिल्डिंग, ब्रांड नेम या फीस देकर कॉलेजेस चुनते हैं, जो हमेशा एकेडमिक क्वालिटी की सही पहचान नहीं होती। नाउ कमिंग टू NIRF विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक अच्छी कोशिश है। ये टीचिंग, रिसर्च और प्लेसमेंट जैसे कॉमन स्टैंडर्ड्स पर कॉलेजेस को रैंक करता है, जिससे कंपैरिजन आसान हो जाता है। देन लिमिटेशंस, रैंकिंग के भी अपने नुकसान, कभी कभी कॉलेजेस सिर्फ अपनी रैंक सुधारने में लग जाते हैं और वो रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाते, बजाय असली एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के। तो क्लासरूम एक्सपीरियंस और मेंटरिंग जैसी चीज़ों को रैंक करना मुश्किल होता है। नौ, क्यों ज़रूरी है सुधार। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूचर गोल्स, इंडिया को 2030 तक इंक्लूसिव एजुकेशन और 2047 तक विकसित भारत बनना है। इसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, जो तभी मुमकिन है जब स्टूडेंट्स सही एजुकेशन चुनें। एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉलेज की जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट डेटा दें। अगर स्टूडेंट को साफ साफ नहीं दिखेगा कि वो क्या चुन रहे हैं, तो गलत फैसला लेते रहेंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ कॉलेजेस की सांख बढ़ाना काफ़ी नहीं है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ डेटा वेरीफाई हो, डेफिनेशन साफ हो एंड स्टूडेंट्स को गुमराह ना किया जाए। जब तक जानकारी का ये गैप ख़त्म नहीं होगा, मार्केट सिर्फ क्वालिटी को नहीं बल्कि मार्केटिंग को रिवॉर्ड करता रहेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया में NIRF रैंकिंग पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, या स्टूडेंट को कैंपस विजिट जैसे तरीक़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो गाइस, टुडे वी कंप्लीटेड दिस न्यूज़ एज वेल एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे और एनालिसिस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल